नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उखरी रोड पर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगने से फैली सनसनी, दवाओं सहित कई जरूरी उपकरण हुए जलकर खाक। 24 घंटे में हुई हत्या की 2 सनसनीखेज वारदात। मांडवा में पति ने चरित्र संदेह पर की पत्नी की हत्या और खमरिया के घाना में अधेड़ महिला का गला रेत कर की गई हत्या। जांच में जुटी पुलिस। और घायल मरीज के उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने किया हंगामा। छोटी लाइन स्थित निजी हॉस्पिटल के सामने देर तक मचा रहा हंगामा। घायल को दूसरे हॉस्पिटल में कराया गया शिफ्ट। 21 जून से शुरू हो रहे टीकाकरण महाअभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सहयोग प्रदान करेंगे। इस दौरान प्रत्येक बूथ वैक्सीनेशन अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी टीकाकरण केंद्रों में जाकर लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील करेंगे। वहीं 21 जून को भाजपा के द्वारा शहर के सभी 16 मंडलों में योग दिवस भी मनाया जाएगा। इन दोनों कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर भाजपा के संभागीय कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। 21 जून से शुरू हो रहे टीकाकरण महाअभियान और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सहयोग प्रदान करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर जाकर लोगों से टीकाकरण कराने की अपील करेंगे। भाजपा द्वारा इसके लिए प्रत्येक बूथ स्तर पर वैक्सीनेशन युक्त अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा के 16 मंडलों में 32 स्थानों पर योग दिवस भी मनाया जाएगा। इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर भाजपा के संभागीय कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक शरतेंदु तिवारी ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान कोविड काल में बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता भी चले गए, तो आज मेरा बहुत सारे घरों में जाना हुआ था। साथ ही हमने एक श्रद्धांजलि सभा पूरे जबलपुर में जो परिवारों ने अपने बीच के लोगों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यहाँ था। कोविड के बाद अब टीकाकरण हमारी प्राथमिकता है, तो टीकाकरण के में सब लोग लग जाएं। कल से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में, और पूरे मध्य प्रदेश के सभी लोग टीका लगाएं। इसके लिए एक अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी ताकत के साथ लोगों का जीवन सुरक्षित करने के लिए कार्यकर्ता निकलें, ये इस अभियान में लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर उपस्थित रहकर अपनी उत्तम सेवाएं देगा। अधिक से अधिक जन जागरण करा के लोगों को वैक्सीनेशन कराने का काम करेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन करने के बाद ही हम तीसरी जो लहर आने की संभावना है उससे बच सकते हैं। बैठक के पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से कोरोना काल में मृत हुए सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं 21 जून से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत प्रशासनिक अमले के साथ जनप्रतिनिधि भी लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में कैंट क्षेत्र के भाजपा विधायक अशोक रोहानी ने रांझी क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को पीले चावल और पौधा देकर टीकाकरण महाअभियान में शामिल होने और सहभागी बनने का निमंत्रण दिया। कोरोना संक्रमण के खिलाफ 21 जून से शुरू हो रहे टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण करवाकर इस महाअभियान में सहयोग प्रदान करें। इसके लिए कैंट क्षेत्र के भाजपा विधायक लोगों के घरों तक पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रांझी और अन्य इलाकों का भ्रमण किया और जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों को हल्दी, चावल और पौधा देकर टीकाकरण करवाने का निमंत्रण दिया। हम घर घर पीले चावल लेकर पौधा देकर उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से मास्क और वैक्सीन यही दो ऐसे हैं कि जिससे हम कोरोना की तीसरी लहर से बच सकते हैं। इस संदेश को लेकर हमने आज घर घर चंद्रशेखर वार्ड में घर घर जाकर लोगों को संदेश दिया है कि कल आइए, टीका उत्सव कार्यक्रम में भाग लीजिए। इस दौरान कैंट विधायक ने लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की भी अपील की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापारी संगठनों के द्वारा भी व्यापारियों, प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूर वर्ग के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आधारताल क्षेत्र में व्यापारी महासंघ ने टीकाकरण शिविर लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण किया गया।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापारी संगठनों और प्रशासन के बीच कई बैठकों के बाद अब विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आधारताल व्यापारी महासंघ के सहयोग से आधारताल क्षेत्र में टीकाकरण शिविर लगाया गया। इस शिविर में क्षेत्रीय व्यापारियों, मजदूरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारजनों का टीकाकरण किया गया। व्यापारी महासंघ ने इस टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किया और टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने की बात कही। क्षेत्र के व्यापारी के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी एवं उनके परिवार सभी को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुत से लोग इसमें भाग ले रहे हैं और मजदूर भाई भी बैठते हैं, उनका भी वैक्सीनेशन कैंप में हमने शामिल किया है। हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगे ताकि वो कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं। टीकाकरण शिविर में करीब 500 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। शिविर का बड़ी संख्या में व्यापारियों ने लाभ उठाया। रविवार को जिले में कोरोना के 7 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 8 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में कोरोना संक्रमण से अब तक 49,801 व्यक्ति मुक्त हो चुके हैं, तो वहीं कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 50,540 हो गई है। जिले का रिकवरी रेट बढ़कर 98.53% दर्ज हुआ है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 83 रह गई है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब कम हो रही है। नए मरीजों की तुलना में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या भी घट रही है। रविवार को जिले में 7 नए संक्रमित मरीज ही सामने आए, तो वहीं बीते 24 घंटे में 8 व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। जिला प्रशासन ने 3,349 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या अब 50,540 हो गई है। वहीं अब तक कुल स्वस्थ हुए व्यक्तियों का आंकड़ा 49,801 है। जिले में एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर मात्र 83 रह गई है। वहीं जिले का रिकवरी रेट भी बढ़कर 98.53% दर्ज किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कोरोना के खाते में 2 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। जिले में कोरोना से हुई कुल मौतों की संख्या बढ़कर 657 हो गई है। इधर रविवार को जबलपुर के चिन्हित मुक्तिधामों में कोरोना गाइडलाइन के तहत कोई भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। आरपीएफ क्राइम ब्रांच की टीम ने सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एक फोटोकॉपी सेंटर पर छापा मारकर 155 ई टिकट बरामद की है। इन टिकटों की कीमत 2,22,000 रुपए है। फोटोकॉपी शॉप का संचालक एजेंट होने के बावजूद 2 पर्सनल आईडी का उपयोग कर ई टिकटों की बुकिंग कर बेचने का काम कर रहा था। आरपीएफ की क्राइम ब्रांच ने सिविल लाइन में स्थित सम्राट फोटोकॉपी शॉप में शनिवार की देर रात छापामार कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच को यहां विभिन्न ट्रेनों के लिए बुक किए गए 155 ई टिकट बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 2,22,000 रुपए है। फोटोकॉपी शॉप संचालक सम्राट हालदार को इस मामले में गिरफ्तार कर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हालांकि फोटोकॉपी संचालक रेलवे का अधिकृत एजेंट है और उसने लाइसेंस भी ले रखा है, लेकिन वो अधिकृत आईडी को न करते हुए ज्यादा मुनाफे के चक्कर में पर्सनल आईडी से ई टिकट की बुकिंग कर बेच रहा था, जिसे लेकर रेलवे क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई की। सम्राट फोटोकॉपी शॉप पर रेड की गई, जिसमें उसके द्वारा व्यक्तिगत आईडी से टिकट बनाना पाया गया, जिसमें उसके पास से 155 ई टिकटें कीमत लगभग 2,22,000 रुपये जब्त की गई हैं और उसके विरुद्ध 143 रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है और आगे भी इसी तरीके की कार्यवाही रेल सुरक्षा बल के द्वारा जारी रहेगी। रेलवे क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस कार्रवाई से अन्य एजेंटों में भी हड़कंप मचा हुआ है। जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले में गोहलपुर पुलिस के हत्थे चढ़े बिल्डर कलीमुद्दीन उर्फ केबीसी ने पुलिस रिमांड में कई खुलासे किए हैं। पुलिस को जालसाज के नाम 4 बैंक लॉकर भी मिले हैं। पुलिस जल्दी न्यायालय की अनुमति से इन लॉकरों को खोलेगी। पुलिस को अनुमान है कि बैंक लॉकरों में भी भूमि संबंधी दस्तावेज, बीमा कंपनियों के कागजात, रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज मिल सकते हैं। जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले में गोहलपुर पुलिस के हत्थे चढ़े जालसाज बिल्डर कलीमुद्दीन उर्फ केबीसी से पुलिस रिमांड पर हो रही पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को पूछताछ के बाद इसके 4 बैंक लॉकरों की जानकारी हासिल हुई। संभवतः सोमवार को पुलिस इन बैंकों के लॉकरों को खोलेगी। पुलिस को उम्मीद है कि बैंक लॉकरों में भूमि घोटाले से संबंधित दस्तावेज, रजिस्ट्री आदि मिल सकती है। मामले की छानबीन में कलीमुद्दीन द्वारा किए गए फर्जीवाड़े में राजस्व और पंजीयन विभाग की भूमिका भी सामने आई है। इस मामले में कांग्रेस नेता सत्येंद्र यादव, ढलगर मोहल्ला निवासी अमजद राइन और उसके भाई इरशाद का नाम भी सामने आया है।
जिनके बयान दर्ज कराने नोटिस जारी किए गए हैं। 10 से 15 शिकायतें आ चुकी है और 6 FIR हो चुकी है। कलीमुद्दीन से पूछताछ की जा चुकी है, उससे जो रजिस्ट्री अन्य दस्तावेज वो जब्त किए गए हैं और इसका जो लॉकर है पता लगाया है कि इसका जो लॉकर हैं उनको खोलना है तो उसके लिए परमिशन लगेगी बैंक की, और तो जैसे ही परमिशन आती है तो इसके लॉकर्स को खोला जाएगा और उसमें भी जो भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो उन्हें जब्त किया जाएगा, या कोई राशि मिलती है तो उन्हें भी कोर्ट के परमिशन लेके उन्हें भी जब्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य लोगों का जिनका नाम सामने आया था कि यह उनसे ज़मीन खरीदी गई थी, जैसे डॉक्टर सत्येंद्र यादव और अमजद, इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। तो जैसे भी आगे कुछ आता है इसके बारे में मीडिया को अवगत कराया जाएगा। सत्येंद्र यादव बेसिकली इनका काफ़ी ज़मीन है अमखेड़ा साइड, और तो इनका ज़मीन का ही कार्य है और कुछ खेती भी करते हैं और इनसे ही ज़मीन खरीदी गई थी, तो इनसे पूछताछ की जानी है। इनको नोटिस जारी किया जा चुका है। रविवार को लॉकडाउन के बाद भी खमरिया के टाइप 1 क्वार्टर में जुए का फड़ चल रहा था। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने दबिश दी और जुआ खेल रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए जुआरियों से 14,100 रुपए और ताश के पत्ते जब्त किए। खमरिया थाना प्रभारी ने बताया कि खमरिया टाइप 1 के क्वार्टर नंबर 19/7 में दबिश दी गई, जहां जुए का फड़ जमा था। पुलिस ने मौके से 7 जुआरियों को पकड़ा और उनसे 14,100 रुपए जब्त किए। अनुसूचित जाति के परिवारों में शिक्षा की अलग जगाने वाले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहयोगी रहे समाज सेवी बाबूराम रतन जानोकर की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। डोम डुमार संघ के सदस्यों ने उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज सेवा और देश सेवा करने का संकल्प लिया। डोम डुमार महासंघ के बेलबाग स्थित कार्यालय में समाज सेवी एवं शिक्षाविद बाबूराम रतन जानोकर की पुण्यतिथि मनाई गई। अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन में शिक्षा की अलग जगाने वालों में राम रतन नाम शामिल है। इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सहयोगी होने का गौरव भी प्राप्त था। उन्होंने जो कुछ भी किया उनको भूलना सूरज को चिराग दिखाने के समान है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें दलित मित्र की उपाधि से उन्हें नवाजा था। राम रतन जानोकर जी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं जिनका संबंध और संपर्क विधिंजन के हित में रहा है। मैं उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर डोम डुमार महासंघ के साथ ही अनुसूचित जाति के कई संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड में गेट नंबर 4 के पास नालियों के रैंप इस प्रकार हटाए गए कि पानी की पाइपलाइनें टूट गई। क्षेत्र के कई परिवार परेशान हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण इस प्रकार किया जा रहा है कि समस्या का छोटा सा घाव बढ़कर नासूर बन जाता है। इसका ताजा उदाहरण सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड में गेट नंबर 4 के पास देखने मिला। नाली पर बने अवैध रैंपों को इस तरह तोड़ा गया कि पानी की पाइपलाइनें टूट गईं और लोग परेशान हो गए। रैंप से लोगों को सहूलियत थी, नाली का पानी बाहर नहीं आता था। अब तोड़ करके पूरी गंदगी फैला करके चले गए हैं। जब हमने मना किया तो वो गाली गलौज करके हम लोगों को बोले आप लोग अंदर जाइए। अतिक्रमण विभाग के दल प्रभारी श्री उमेश सोनी जी द्वारा रैंप की बार बार तोड़ने की बात की जाती थी। अचानक परसों आकर उन्होंने ज़बरदस्ती तोड़ दिया उसे बिना किसी अधिकारी की स्वीकृति के, और उससे जो कि नाली के ऊपर गंदगी न बहे इसलिए सरकारी रैंप बना हुआ था, और उन्होंने पूरा तोड़ करके ऐसा तोड़ दिया कि पूरे सारे नलों के पाइपलाइन टूट गए। नाली का गंदा पानी पूरा नाली के रूट पे बह रहा है और बिना किसी स्वीकृति को उन्होंने बड़े बेदर्दी से सारा तोड़ के रख दिया। लोगों का कहना है कि नाली पर बने रैंप इस प्रकार तोड़े गए हैं कि नालियां भी धराशायी हो गई हैं और पूरे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। महाराणा प्रताप वार्ड में सफाई व्यवस्था चौपट है। धनवंतरी नगर भूकंप कॉलोनी एवं परसवाड़ा के लोग परेशान हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। कागजों पर 35 सफाई मजदूरों की हाजिरी लग रही है, लेकिन फील्ड पर पहुंचते हैं 8 या 9। अंदाजा लगाया जा सकता है कार्य कैसा हो रहा होगा। जगह जगह लगे कचरे के ढेर और बजबजाते नाले नालियां संक्रामक बीमारियों का सबब बन रही हैं, लेकिन नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। आलम यह है कि वार्ड में तैनात 35 में से मात्र 8 या 10 सफाई मजदूर ही काम पर आते हैं। बाकी की हाजिरी अपने आप लग जाती है, यानी मजदूरों की पगार का भी बंदरबांट हो रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है।
जी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, सुपरवाइज़र के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, नालियाँ भरी पड़ी हैं, झाड़ू नहीं लग रही है वार्ड में, और हम लोग ने ज्ञापन भी दिया परायुक्त जी को, कमिश्नर साहब को भी। इसमें जल्दी से निराकरण हो हमारे वार्ड का। कौन सा वार्ड है? महाराणा प्रताप वार्ड में स्ट्रीट लाइट भी सब बंद हैं। और क्या क्या परेशानी है वार्ड में? वही नाली भरी पड़ी, झाड़ू नहीं लगती, महीनों से कचड़े गाड़ी नहीं आ रही हमारे यहाँ पर। 13 से 14 कर्मचारी वहाँ मिले, जबकि लेबरों की संख्या जो है वो 36 है। आज तक कभी लेबरों की संख्या 15 के पार नहीं जा पाई है। कमिश्नर साहब के संज्ञान में ये मामला डाला, उसके बाद सुपरवाइज़र के द्वारा जो बदतमीजी हो रही है, इसके खिलाफ में हम लोगों ने यह मांग करी है कि सुपरवाइज़र को तत्काल वहाँ से हटाया जाए। महाराणा प्रताप वार्ड में श्री हरि विहार के अंतर्गत ये कॉलोनी है हमारी। इसमें अभी तक कोई सुपरवाइज़र आए नहीं, और आते हैं तो पैसे मांगते हैं। ये तो नगर पालिका का काम है, नगर निगम का काम है, तो उनको देखना चाहिए। और यहाँ पे बिजली की अव्यवस्था है, ना तो ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे सभी कनेक्शन टीसी से चल रहे हैं, और सफाई भी नहीं हो रही है, और नाली की भी समस्या है। 10 या 12 दिनों में एक बार यहाँ गाड़ी आती कचड़े की, जो कि मेन है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे चारों तरफ गाजर घास है, और हमारे मोहल्ले में बच्चे भी। कि हमारे यहाँ की साफ सफाई का मेन ध्यान रखा जाए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सफाई सुपरवाइजर और सीएसआई की गफलतबाजी में कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, जिसकी वजह से जनता की तकलीफों की अनदेखी की जा रही है। नकली रेमडेसिविर मामले की जांच में जुटी एसआईटी की टीम ने रविवार को भगवती फार्मा के संचालक सपन जैन के प्रतिष्ठानों सत्यम मेडिकोज और भगवती फार्मा की जांच की। इस दौरान पुलिस ने दवाओं की बिक्री और बिल संबंधी दस्तावेजों को भी खंगाला। एसआईटी के प्रभारी अधिकारी रोहित काशवानी के मुताबिक एसआईटी के गुजरात से जबलपुर और सिटी अस्पताल तक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों को पहुंचाने के मामले की सभी कड़ियों को जोड़ चुकी है। इस मामले में पर्याप्त सबूत भी जुटा लिए गए हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों के मामले की जांच में जुटी जबलपुर एसआईटी की टीम ने रविवार को भगवती फार्मा के संचालक सपन जैन की मौजूदगी में उसके दोनों प्रतिष्ठानों सत्यम मेडिकोज और भगवती फार्मा में दबिश दी। इस दौरान दोनों प्रतिष्ठानों पर घंटों जांच कर दवाओं की बिक्री और बिलों से संबंधित दस्तावेजों को खंगाला गया। इधर एसआईटी के अधिकारियों ने गुजरात और इंदौर पुलिस से भी संपर्क किया और सपन जैन, कौशल वोरा, पुनीत शाह और सुनील मिश्रा से जब्त साक्ष्यों की जानकारी हासिल की। एसआईटी के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने बताया कि इस मामले की सभी कड़ियों को पुलिस जोड़ चुकी है। मामले में पर्याप्त सबूत भी एकत्र कर लिए गए हैं। अब इसके बाद जल्द पुलिस न्यायालय में चालान पेश करने की तैयारी करेगी। लगभग 465 नकली इंजेक्शन सिटी हॉस्पिटल में आए थे और 35 इंजेक्शन आरोपी सपन जैन ने पिलवारा घाट पर फेंके थे। तो इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम 4 आरोपियों को गुजरात से लाई गई थी और उनसे पूछताछ की गई। तो उनसे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि कैसे इंजेक्शन गुजरात से आए हैं, कि इन्होंने बनाए, कैसे आए, वो सब पूरी कड़ी एस्टेब्लिश हुई है। और इसके अतिरिक्त आज आरोपी सपन जैन की जो दुकान है भगवती फार्मा, जिसके माध्यम से वो सिटी हॉस्पिटल में दवाइयाँ बेचता था, तो उस दुकान की तलाशी भी पुनः ली गई आरोपी की प्रेजेंस में। इसके साथ ही जो गुजरात पुलिस है और इंदौर पुलिस है, उनसे बातचीत करके पता कराया गया कि इन लोगों ने से क्या क्या जब्ती की गई है, क्या क्या इनके डॉक्यूमेंट मिले हैं। तो उस संबंध में उनके कागजात गुजरात पुलिस और इंदौर पुलिस से भी लिए जाएंगे। साथ ही इन चारों आरोपियों का पुलिस रिमांड कल ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद इनको गुजरात भेजा जाएगा। तो हमारी केस में पर्याप्त सबूत है और अब हम चार्जशीट की ओर बढ़ रहे हैं। इधर गुजरात से ट्रांजिट रिमांड पर लाए गए चारों आरोपियों को भी जल्द ही गुजरात वापस भेज दिया जाएगा। एसआईटी की माने तो चारों आरोपियों ने एसआईटी के सामने अपना जुर्म कबूल किया है। गुजरात से आए 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों में से 465 इंजेक्शन सिटी अस्पताल पहुंचाए गए थे। वहीं 35 इंजेक्शन तिलवारा से नर्मदा नदी में फेंक दिए गए थे। आरोपियों के बयानों से इस मामले में सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा, उसके पुत्र हरकरण मोखा, अस्पताल के फार्मासिस्ट देवेश चौरसिया सहित अन्य आरोपियों की भूमिका की भी तस्दीक कर ली गई है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रत्येक रविवार को लगाए गए लॉकडाउन के तहत प्रतिष्ठान बंद रहे, केवल आवश्यक सेवाएं बहाल रहीं।
बिना वजह घरों से निकलकर सड़कों पर तफरी करने निकले लोगों को पुलिस के द्वारा समझाइश देते हुए लॉकडाउन का पालन करने में सहयोग देने पर जोर दिया। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बहसबाजी की भी शिकायतें सामने आई और पुलिस के द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। उखरी रोड पर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक आग भड़क उठने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तब तक दवाइयां सहित कई जरूरी उपकरण जलकर खाक हो चुके थे। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले के आरोपी सपन के घर की तलाशी लेने के साथ ही उसका दोपहिया वाहन भी एसआईटी ने जब्त कर लिया है। एसआईटी प्रभारी रोहित काशवानी के मुताबिक सपन जैन को तिलवारा घाट भी ले जाया गया और वहां पर उसे नर्मदा नदी में फेंके गए 35 इंजेक्शनों के बारे में पूछताछ की गई। उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक मरीज के परिजनों ने छोटी लाइन स्थित निजी हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर विवाद शांत कराया और मरीज को उसके परिजनों ने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 15 करोड़ रुपयों की लागत खर्च करके संवारा गया गुलुआ तालाब देखरेख के अभाव में बदहाल है। पूरे प्रोजेक्ट की सुंदरता समाप्त हो गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी गंगा दशहरा पर नर्मदा तट ग्वारी घाट में लोग पहुंचे और नर्मदा स्नान कर पूजन अर्चन किया। चीतल की खाल और सींग की तस्करी वाले 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच और पाटन पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चीतल की खाल और 2 सींग बरामद किए हैं। चरित्र संदेह पर पति ने की लाठी मारकर पत्नी की हत्या। घटना माटवा बस्ती साईनगर की है। खमरिया थाना क्षेत्र के घाना में एक महिला की चाकू से गला रेत कर हत्या किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस के अनुसार कचरा बीनकर गुजर बसर करने वाली महिला घाना एसबीआई बैंक के पास अकेली रहती थी। लॉकडाउन के दिन भी काम की तलाश में शहनाई वादक बड़ा फुहारा में डेरा जमाए बैठे रहे। मुफलिसी के दौर में परिवार के भरण पोषण की जद्दोजहद उनकी आंखों और चेहरों पर साफ नजर आई। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रत्येक रविवार को लगाए गए लॉकडाउन के तहत प्रतिष्ठान बंद रहे, केवल आवश्यक सेवाएं बहाल रहीं। हर रविवार की तरह इस बार भी जनता कर्फ्यू रहा। कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर लागू जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद रहे एवं बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। जी कोरोना काल में ये है कि अभी जो केसेस सामने निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं, लेकिन अपन संडे का लॉकडाउन है इसका अपन समर्थन करते हैं और सभी व्यापारियों से अपील करते हैं कि हफ्ते में एक दिन संडे के दिन रविवार के दिन जो है संपूर्ण लॉकडाउन रहना ज़रूरी है। कम से कम संडे को फ्री रहते हैं, सबके साथ मिल के बैठते हैं, खाना पीना होता और लॉकडाउन अभी कोरोना गया नहीं है तो इसलिए हफ्ते में एक दिन दुकानें बंद करना ज़रूरी है जिससे लोग बचे और अपने अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकाले। सप्ताह में एक दिन लॉकडाउन लगाने के निर्णय को लोगों ने भी सही ठहराया है। बिना वजह घरों से निकलकर सड़कों पर तफरी करने निकले लोगों को पुलिस के द्वारा समझाइश देते हुए लॉकडाउन का पालन करने में सहयोग देने पर जोर दिया। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बहसबाजी की भी शिकायतें सामने आई और पुलिस के द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। रविवार को शहर के विभिन्न चौराहों पर बनाए गए चेकिंग पॉइंट में पुलिस के द्वारा आने जाने वालों से पूछताछ की गई। इस दौरान बिना वजह घरों से बाहर निकले लोगों को पहले तो समझाइश दी गई और बाद में उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार हर संडे को लॉकडाउन रहता है, उसका हम लोग पालन करा रहे हैं। आम जनता भी भरपूर सहयोग कर रही है, सभी दुकानें बंद हैं। हमारी अपील है लोगों से कि इसमें सहयोग करें और कोरोना से बचें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, सुरक्षित रहें। जो निकल रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं, जो बेवजह पाए जाते हैं उनका चालान कर रहे हैं और लगभग लोग आवश्यक कार्य से दवाई लेने उसका। पुलिस के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश मिले थे, लिहाजा ऐसे लोगों पर सख्ती बरती गई है।
उखरी रोड पर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक आग भड़क उठने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तब तक दवाइयां सहित कई जरूरी उपकरण जलकर खाक हो चुके थे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उखरी में अचानक आग भड़क उठने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नगर निगम की फायर ब्रिगेड जब तक मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाती, तब तक दवाइयां और कई जरूरी उपकरण आग की भेंट चढ़ गए। इस सेंटर पर 21 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत टीकाकरण भी होना था, जिसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी भी की गई थी, लेकिन अग्नि हादसे ने उन तैयारियों पर पानी फेर दिया। ये आग अभी तक जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से मोटर में शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से लगी हुई है। ये सर नुकसान दवाइयों का नुकसान हुआ है, टेबल, एक मोटर, उसके अलावा थोड़ा भी एस्टिमेशन करना पड़ेगा कितना क्या नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ द्वारा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। राहत की बात ये रही कि रविवार होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र बंद था, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। सामान्य दिनों में यदि यह दुर्घटना होती तो इसका रूप भयंकर भी हो सकता था। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले के आरोपी सपन के घर की तलाशी लेने के साथ ही उसका दोपहिया वाहन भी एसआईटी ने जब्त कर लिया है। एसआईटी प्रभारी रोहित काशवानी के मुताबिक सपन जैन को तिलवारा घाट भी ले जाया गया और वहां पर उससे नर्मदा नदी में फेंके गए 35 इंजेक्शनों के बारे में पूछताछ की गई। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले के आरोपी सपन जैन ने पुलिस रिमांड में कई अहम जानकारियां दी हैं। एसआईटी प्रभारी रोहित कासवानी ने बताया कि सपन के घर की तलाशी ली गई है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। वहीं सपन का दोपहिया वाहन जब्त कर लिया है और तिलवारा घाट में फेंके गए इंजेक्शनों की तलाशी के लिए सपन को तिलवारा घाट ले जाकर वही घटना दोहराने का सीन बनाया गया। इसके अलावा आरोपियों से पूछताछ के दौरान हुए खुलासे में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को इंजेक्शनों के नकली होने की जानकारी थी, क्योंकि इंजेक्शन लगाए जाने के बाद कुछ मरीजों को रिएक्शन भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मोखा ने अन्य मरीजों को नकली इंजेक्शन लगवाए थे। आज जो हमारी कार्रवाई हुई है उसके बारे में 3 प्रमुख बिंदु रहे हैं। तो आरोपी सपन जैन जो है उसके घर की तलाशी आज ली गई है, किंतु घर पर कुछ नहीं मिला। आरोपी सपन जैन ने जैसा बताया है कि उसने 35 जो नकली रेमडेसिविर थे वो तिलवारा घाट पर फेंके थे। तो इसने जो राकेश शर्मा ने बोला था भी ये बताया था, तो उस तथ्य की पुष्टि की है। इसका सीन रिक्रिएशन करने के लिए आरोपी सपन जैन को तिलवारा घाट के पास ले जाया गया और सीन रिक्रिएट किया गया। इसके साथ साथ ही जिस गाड़ी पर ये लोग गए थे वो जुपिटर गाड़ी मेहंदी कलर की MP20SJ 3199 वह गाड़ी भी जब्त की गई है। यह प्रमुख कार्रवाई आज इस केस में पुलिस द्वारा की गई है। वहीं मोखा के अस्पताल और घर की जांच के लिए राजस्व से पत्राचार किए जाने की भी बात सामने आ रही है। उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक मरीज के परिजनों ने छोटी लाइन स्थित निजी हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर विवाद शांत कराया और मरीज को उसके परिजनों ने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहीं आरोपों की जांच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करेंगे। सदर निवासी 18 वर्षीय गुलफाम को सड़क एक्सीडेंट में घायल होने के बाद उपचार के लिए सुविधा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसके पैर का ऑपरेशन किया गया। जब दूसरे दिन मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो उसके परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। तुम्हारे ऊपर जो मामले बने ना इसी कारण बने थे, समझ है? हाँ, तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड निकलवा दे, सुप्रीम कोर्ट से आए हो ना, फिर जा रहे हो। हाँ, गलती कर दिया, मतलब सुविधा हॉस्पिटल। इन्होंने क्या किया है कि ऑपरेशन जब किया तो इन्होंने हिप्स के पास 2 क्लिप लगा दी जो कि हवा में झूल रही, और उसको ऑपरेशन के बाद एडमिट किया है तो दर्द उसको सहन नहीं हो रहा है ना। दर्द जब भी बोला जा रहा है तो स्टाफ भी सपोर्ट नहीं करता, जाता है इंजेक्शन लगा देता है, आराम लगता है, फिर दर्द चालू। भाई दर्द का कारण क्या है वो क्लियर होना चाहिए। लड़के की उम्र 18 साल है। अभी जब हम डॉक्टर साहब से संपर्क कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब बोला वो तब मैं तो बैठा हूँ आगे चल के। अब लड़के को तकलीफ हो रही, उसकी माँ दौड़ते हुए नीचे आती है, डॉक्टर लोगों को बोल रही चलिए देखिए, तो उन लोग देखने को तैयार नहीं है। लेडीज जो कंपाउंडर उन लोग सेल्फी ले रही मोबाइल से, ना उसकी तरफ देख रही लड़के की तरफ। लड़के लोग संभाल रहे, लड़के को वो पूरा ऐठा बटरा जा रहा है पूरा। और वो मेरे से डॉक्टर जो मेन डॉक्टर है मेरे से बोलता मैंने ऑपरेशन कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया और आरोपों की जांच का भरोसा दिलाया। सुविधा अस्पताल में सूचना मिली थी कि कुछ जो एक पेशेंट के जो परिजन है
वो कुछ एग्रेसिव हो रहे हैं, कुछ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं कि जो उपचार किया जा रहा है वो ठीक नहीं किया जा रहा है। तो अभी मेरे द्वारा अटेंड किया गया यहाँ पे और पेशेंट को शिफ्ट करा दिया है। पेशेंट को शिफ्ट करा दिया है मार्बल सिटी अस्पताल और CMHO की जो टीम है उनके द्वारा जांच कर ली जाएगी। वहीं हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर डांग का कहना है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है, फिर भी कोई जांच कराना चाहता है तो वे तैयार हैं। प्राथमिक उपचार देकर इसकी जान बचाई गई और फिर उपयुक्त ऑपरेशन किया गया वैज्ञानिक आधार पर और मरीज बिल्कुल ठीक है, अभी भी ठीक है। मरीज में कहीं कोई परेशानी नहीं है, कंफर्टेबल है एकदम। ऐसा मरीज ने कल ही मुझे रात को बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। मरीज को अस्पताल रहना चाहिए था और 5-7 दिन, पर वो अपनी मर्जी से ले जाना चाहते हैं और वो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो उनके अपने आरोप है, उसमें कहीं कोई बात नहीं। उनका कहने का है कि जो प्लेट लगाई आपने ऊपरी रख दी उसकी फिक्स नहीं की गई है। देखिए ये सब बातें वैज्ञानिक बातें हैं और वैज्ञानिक रूप से मैंने जो काम किया वो एक्सरे लोडेड है, लिखा हुआ है, सब बातें। मैं क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, 25-30 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने जो बच्चे में जरूरी था वो किया है और जिसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ ना। देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस की मौजूदगी में मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। हॉस्पिटल में हुआ हंगामा चर्चा का विषय बना हुआ है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 15 करोड़ रुपयों की लागत से खर्च करके संवारा गया गुलौआ तालाब देखरेख के अभाव में बदहाल है। पूरे प्रोजेक्ट की सुंदरता समाप्त हो गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी और नौसिखिए इंजीनियरों की रुचि किसी भी प्रोजेक्ट में तब तक रहती है जब तक ठेकेदार कंपनी की पेमेंट नहीं हो जाती। उसके बाद प्रोजेक्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। उसका मेंटेनेंस भी शर्तों के मुताबिक नहीं कराया जाता है। इस लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण इन दिनों गुलौआ तालाब बना हुआ है, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। करीब 15 करोड़ रुपयों से ज्यादा की राशि खर्च की गई, लेकिन तालाब की सुंदरता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाई। अब तो आलम यह है कि तालाब के आसपास सफाई तक नहीं होती है। 5 लेबर नगर निगम में मैंने स्पेशल 5 नगर निगम लेबर यहाँ लगवाई थी, वो भी नदारत थी पूरे 1.5 साल से। जिस प्रकार गाजर घास उग आई है, जिस प्रकार सांप बिच्छू आ रहे, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इसको मछली पालन के लिए हम लोग ने जितना प्रयास किया था और इसमें इतनी मछलियाँ हो गई थी। आज परसों ही 3 बोरे मछली एक सज्जन मार के ले जा रहे थे, सुरक्षा गार्ड नहीं होने के कारण इस प्रकार की दिक्कतें हो रही। मान लो मछली देखने का उत्साह बच्चों में और आम जनों में भी रहता, अपने घरों से लोग उनको दाना पानी खिलाते। नगर निगम का तो कोई काम ही नहीं है, नगर निगम को तो कुछ करना ही। तालाब में करोड़ों रुपए खर्च करके फाउंटेन लगाए गए थे, जो अब बंद पड़े हैं। लाइटें बंद हैं और फिल्टर प्लांट को भी चलते हुए लोगों ने कभी नहीं देखा। स्मार्ट सिटी के अधिकांश प्रोजेक्ट्स का भी यही हाल है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शहर कैसे स्मार्ट होगा। लॉकडाउन के बाद भी गंगा दशहरा पर नर्मदा तट ग्वारीघाट में लोग पहुंचे और नर्मदा स्नान कर पूजन अर्चन किया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गंगा दशहरा पर पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हालांकि लॉकडाउन के चलते ग्वारीघाट में पुलिस की भी सख्ती नजर आई। लॉकडाउन के कारण पुलिस ने ग्वारीघाट आने वाले श्रद्धालुओं को वापस लौटाने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालु अन्य रास्तों से ग्वारीघाट पहुंचे और नर्मदा स्नान कर विधिवत पूजन अर्चन किया और दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हम लोग नहाने के लिए आए हैं, गंगा दशहरा मनाने, PWD ऑफिस नागराज चौक से। तो आज क्या है माता का? आज गंगा दशहरा है, जन्मोत्सव। तो आप लोगों को लॉकडाउन में कैसे आने मिला, किस तरह? हम लोग 3 ऑटो बदल कर आए हैं। मतलब बहुत मुश्किल। हाँ, पुलिस वाले भी रोक रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उनसे ये बोला मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं तो मेरे को वहाँ जाना है, तो उन लोगों ने हम लोगों को आने दिया। हम लोग वहाँ से आए तो पुलिस लोगों ने रोका, फिर वहाँ से अपन घूम के आए घाड़ी घाट से यहाँ पर आए। मतलब माँ नर्मदा जी के दर्शन करना था तो हो गया। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही पापनाशिनी मां गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था, लिहाजा इसका खास महत्व बताया गया है। लेकिन अब ये तो आस्था का सवाल है और आस्था सब पे भारी होती है। अतः जिनको जहाँ जैसे दाएं बाएं से जगह मिल रही है, लोग मां नर्मदा में स्नान करने बहुत कम संख्या में आ रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसके बाद भी उनको पे लगातार निगाह रखे हुए हैं, उनको लगातार सचेत कर रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
इस तरह का हम लोग लगातार यहाँ यात्रियों को बोलते हैं। और भीड़ तो बहुत कम मात्रा में, यदि आज लॉकडाउन नहीं होता तो कम से कम 1 लाख लोग मां नर्मदा में आज स्नान करने आते हैं। वहीं ग्वारीघाट झंडा चौक पर पुलिस भी मुस्तैद रही और घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को लॉकडाउन का पालन करने की समझाइश देती रही। आज क्या है, पूरा लॉकडाउन है, इसलिए पूरी बंदिश किया गया है और घाट में जाने नहीं दिया जा रहा है। गंगा दशहरा भी बोलते हैं इसको। आज गंगा दशहरा है तो इसलिए और मतलब सख्त किया गंगा दशहरा के चलते जनता आने लगी है, मगर हम लोग उनको बंदिश में रखे हैं। लॉकडाउन के दिन भी काम की तलाश में शहनाई वादक बड़ा फुहारा में डेरा जमाए बैठे रहे। मुफलिसी के दौर में परिवार के भरण पोषण की जद्दोजहद उनकी आंखों और चेहरों पर साफ नजर आई। वहीं बाजार में पसरे सन्नाटे के बीच वानरों की टोलियां भी खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती रहीं और शहनाई वादक भी वानरों की अटखेलियों को निहारते रहे। चीतल की खाल और सींग की तस्करी वाले 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच और पाटन पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चीतल की खाल और 2 सींग बरामद किए हैं। पाटन पुलिस के अनुसार कटरा मोहल्ला पाटन निवासी मुबीन अपने साथी जुगल के साथ मोटरसाइकिल से पथरौरा से अमरपुर की ओर जा रहा था। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार कर उनसे वन्य प्राणियों की खाल के संबंध में पूछताछ की जा रही है। चरित्र संदेह पर पति ने लाठी मारकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना मांडवा बस्ती साईनगर की है। गोरखपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतका बिहार की रहने वाली है और उसके 4 बच्चे भी हैं। गोरखपुर थाना अंतर्गत साईनगर मांडवा बस्ती में रहने वाले सोनू सहीस ने अपनी पत्नी चांदनी पर लाठी से इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में इस बात की जानकारी मिली है कि उसके शरीर पर 30 से अधिक इंजरी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। गोरखपुर पुलिस के अनुसार चरित्र संदेह पर सोनू ने अपनी पत्नी के साथ इस कदर मारपीट कर दी कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका पति शक करता था, चरित्र पे संदेह करता था, इस बात को लेकर के अपने ही घर में लाठी से मारपीट किया और काफ़ी मारपीट किया। उसके बाद में वह घर से चला गया और लौट कर के करीब 6:30-7 बजे जब आया है तो वो घर में ही ख़त्म हो गई थी और उसका पीएम कराया गया है, जिसमें उसकी 30 इंजरीज़ हैं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई है। और उसके जो 4 बच्चे हैं उनमें से 3 बच्चे तो इसी सोनू सहीस के हैं और 1 बच्चा उसका पुराने पति का है। यह महिला बिहार की रहने वाली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खमरिया थाना क्षेत्र के घाना में एक महिला की चाकू से गला रेत कर हत्या किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस के अनुसार कचरा बीनकर गुजर बसर करने वाली महिला घाना एसबीआई बैंक के पास अकेली रहती थी। महिला की हत्या क्यों हुई, इसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है। जबलपुर में बीते 24 घंटे के दौरान हत्या की 2 वारदात सामने आई है। एक रामपुर मांडवा बस्ती में हुई है तो वहीं दूसरी हत्या की सनसनीखेज वारदात खमरिया के ग्राम घाना स्थित एसबीआई बैंक के सामने आई है, जहां पर कचरा बीनकर गुजर बसर करने वाली शीला चौधरी नाम की महिला की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। बताया जा रहा है कि महिला अकेली रहती थी और उसके बच्चे अलग रहते थे। आज सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है, उसकी हत्या हो गई है। गर्दन संभवतः चाकू से काटकर गला उसका हत्या कर दी गई है। अभी इसके बारे में जानकारी है नहीं कि किसने मारा है, हम विवेचना कर रहे हैं। शीला चौधरी नाम की महिला है जो कचरा बीनने का काम करती थी। अकेली रहती थी? हाँ, अभी अकेली थी। बाकी इसके बच्चे हैं जो अलग जगह रहते हैं। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।